अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की ये वीडियो है बीए ओल्ड रजिस्ट्रेशन वालों के इम्पोर्टेंस गेस्ट पेपर इंटरनेशनल रिलेशन यानी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के गेस्ट पेपर्स में दे रही हूँ। ये बीए ओल्ड यानी पुराने बीए वाले जो स्टूडेंट हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन या एडमिशन 2020 या उससे पहले का हुआ है, ठीक है ना, जिन्होंने पुराने वाला बीए के एग्जाम्स देने जो अभी ईद के बाद तकरीबन 24 अप्रैल को होने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये उनके लिए है। एडीए जो न्यू स्टूडेंट हैं जिनके रजिस्ट्रेशन कार्ड या एनरोलमेंट कार्ड पे एडीए लिखा हुआ है, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है। प्लीज़ मुझसे मत पूछिएगा ये बात कि मिस हम भी इससे तैयारी कर सकते हैं। बेटा करने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये वाले सवाल भी जो गेस्ट पेपर में बीए के हैं वो भी मैंने पास पेपर से ही निकाले हैं, तो जाहिर है आपके भी पास पेपर से ही निकालूंगी। अगर आपने ये करने हैं तो कर लीजिए, लेकिन ये ख़ास तौर पे सिर्फ बीए वालों के लिए मैंने बनाए। आप लोगों के एग्जाम से एक महीना पहले मैं आप लोगों के भी गेस्ट पेपर अलग से बनाऊंगी, तो इसलिए एडीए वाले परेशान ना हो, बाकी आगे आपकी मर्जी है। सो ये बीए ओल्ड रजिस्ट्रेशन वालों का है। आप ये बुक देख सकते हैं, ये बुक सबकी सेम है, एडीए बीए सबकी बुक सेम है। सिलेबस चेंज नहीं हुआ, पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ, बुक्स चेंज नहीं हुई। आजम चौधरी की ये बुक है, उर्दू में भी अवेलेबल है, उसकी मुझे अभी बुक की पिक्चर नहीं मिली। इसका कवर शायद चेंज हो सकता है, लेकिन आजम चौधरी की ही बुक आप लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सॉल्व पेपर्स ना लिया करें, नोट्स ना लिया करें, गाइड बुक्स ना लिया करें, उसमें सब में शॉर्ट लिखा हुआ होता है। और इकरा पब्लिशर्स की तो बिल्कुल मत लिया करें, उसमें तो बहुत गलतियां होती हैं। शॉर्ट तो होता ही होता है लेकिन गलतियां भी होती हैं, और फिर जब आप इन सब सॉल्व पेपर और ये गलतियों वाले शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें याद करके जाके पेपर करते हैं तो पेपर फिर आपका अच्छा नहीं होता, फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आता। जैसे अभी पिछले दिनों रिजल्ट काफ़ी लोगों का नहीं शो हो रहा तो वो परेशान हो जाते हैं, मिस हमने तो सब किया है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपने सब कहाँ से किया है। अगर आप बुक से टॉपिक याद करेंगे तो सवाल चाहे जैसा भी आएगा, सवाल का जवाब लिखना आना चाहिए। बैचलर्स लेवल में आपका यही इम्तिहान है कि आप सवाल को समझ के उसका जवाब कैसे देते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको टॉपिक्स याद हो। जब आप टॉपिक्स समझे हुए होंगे तो सवाल चाहे जैसा भी घुमा हुआ आएगा, आपको पता होगा कि हाँ मुझे इसमें जवाब यही लिखना है क्योंकि मैंने पूरा टॉपिक याद किया है, ठीक है। तो ये मैंने छोटी सी एक बात करनी थी, क्योंकि आगे चल के फिर आपको परेशानी होती है, जब रिजल्ट आता है फिर आप परेशान हो जाते हैं, फिर आपको अच्छा नहीं लगता। इसलिए पहले से थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लें ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो, पेपर अच्छा हो। रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपको भी खुशी होगी। तो चलते हैं हम अपने गेस्ट पेपर की तरफ। ये है गेस्ट पेपर, उर्दू और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो ये मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इंटरनेशनल रिलेशन यानी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात। अब ये मैंने फिर से बता रही हूँ, ये जो सवालात हैं इनके सवाल के जवाब याद नहीं करने हैं, इनके टॉपिक्स याद कीजिएगा। पूरे पूरे टॉपिक समझ के पढ़ेंगे तो चाहे सवाल जैसा भी आए। ये मैंने बहुत आसान सवाल निकाले हैं जो पास पेपर में आए हुए। इस तरह के सवाल घूमे हुए भी आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, और आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर आके कहते हैं मिस ये तो हमने याद किया नहीं था, हालांकि टॉपिक वही होता है। तो इसलिए कह रही हूँ बुक से टॉपिक याद कीजिए। हाँ माना बुक में हेडिंग्स कम होंगी, हेडिंग्स निकालना मुश्किल हो जाता है बुक में, लेकिन हेडिंग्स बनाना आपको आनी चाहिए। हम 9th मैट्रिक, इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हेडिंग्स बनाना सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक आपको हेडिंग्स बनानी आ जानी चाहिए और खुद से आंसर निकालना आ जाना चाहिए। बैचलर्स का पेपर ही यही टेस्ट लेने के लिए है कि बच्चा कितना पानी में, कितना वो अपने सवाल का जवाब खुद लिखना जानता है, हेडिंग्स बनाना जानता है, बात को शॉर्ट करना, समराइज करना जानता है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है आपका, क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ। डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन सिंस द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरी जंग अज़ीम के बाद बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के इर्तिका पर बहस कीजिए। अब ये क्या है, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का इर्तिका। ये आपके पास बुक में हेडिंग है, टॉपिक है पूरा, एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शायद नहीं लिखा हुआ उसमें, लेकिन बात वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की ही हो रही है सारी बातें, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन जो टॉपिक, जो ये सब्जेक्ट है, ये बना ही वर्ल्ड वॉर के बाद था। इससे पहले ये सब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था इस दुनिया में, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर हुई है, उसमें इतना नुकसान हुआ है, तभी ये इंटरनेशनल रिलेशन एक सब्जेक्ट बनाया गया है, उसको पढ़ाया जाता है ताकि दोनों ममालिक का आपस में जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो सके, और वो कैसे बेहतर होंगे वो पढ़ाएंगे तभी बेहतर होंगे, अवेयरनेस आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। अब ये वही बात जो मैंने अभी बताई कि बतौर एक इल्मी मजमून बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की अहमियत बयान कीजिए। अभी मैंने वही बताया कि जंग के बाद की अहमियत, आप जब वो टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि अहमियत क्या है इंटरनेशनल रिलेशन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न स्टेट। मॉडर्न स्टेट जदीद रियासती निज़ाम, आपकी बुक में ये हेडिंग होगी, जदीद रियासती निज़ाम के इर्तिका का तनकीदी जायज़ा लीजिए। पूरा जवाब शायद आपकी बुक में नहीं होगा, लेकिन जदीद रियासती निज़ाम यानी मॉडर्न स्टेट आपकी बुक में ये पूरा टॉपिक मौजूद है। जब उस पूरे टॉपिक को आप समझ के पढ़ेंगे तो इसका जवाब आप खुद निकाल सकते हैं कि उसमें क्या चेंजेस आई हैं, किस तरह से आप उसका जायज़ा ले सकते हैं, कितना आपको समझ में आया है। वो आपने खुद एग्जामिन करके उसका क्रिटिकल एनालिसिस खुद करना है अपने वर्ड्स में कि आपको मॉडर्न स्टेट के एवोल्यूशन यानी उसमें क्या रद्दोबदल आया है, क्या चेंजेस आए हैं, वो आपको कितने समझ में आए आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं जब बात समझ आ जाएगी। जब बात नहीं समझ आएगी, रट्टा मारेंगे और वही रट्टा लिख के आएंगे तो फिर पेपर भी रट्टे वाले में, मतलब नंबर्स भी रट्टे वाले मिलेंगे। फिर अपने रिजल्ट के जिम्मेदार आप खुद होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका डिफाइन नेशनलिज्म एंड डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब नेशनलिज्म क्या होता है? कौम परस्ती। कौम परस्ती टॉपिक है आपके पास, नेशनलिज्म आपके पास टॉपिक है। वो जब पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स भी पता चल जाएंगे। कौम परस्ती की तारीफ कीजिए और इसके फ़वाइद और नुकसानात पर बहस कीजिए, ये भी आपको पता चल जाएगा। और जब बहस कीजिए लिखा हुआ होता है तो बहस करने का मतलब कि आपको फ़वाइद भी लिखने हैं, नुकसानात भी लिखने हैं। अब वो चाहे आप बीच में लाइन ड्रॉ करके एक तरफ फ़वाइद एक तरफ नुकसानात लिखें, या पॉइंट वाइज लिखें, या हेडिंग वाइज लिखें, वो आपकी मर्जी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हेडिंग नहीं है आपकी बुक में, हेडिंग वाइज नहीं है तो आप कहें बस हमारे तो हेडिंग ही नहीं है, पॉइंट वाइज नहीं है तो आप कहें हमारे तो पॉइंट वाइज नहीं है। 20 नंबर का एक सवाल होता है, कम से कम 4 से 5 पेजेस का आंसर होना चाहिए। कोशिश कीजिए हेडिंग वाइज हो, हेडिंग वाइज नहीं हो तो पॉइंट वाइज हो, पॉइंट वाइज नहीं हो तो फिर बीच में लाइन ड्रॉ करें। जब दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट या बहस करने को बोलते हैं तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। और बहस करने वाली चीज़ अक्सर आप अपने वर्ड्स में भी कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। जब जायज़ा लेना या बहस करना सवाल में होता है तो उसको आप अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये आपके पास मार्जिन होता है। ठीक है, और यही चेक किया जाता है, चेकर यही देखता है कि आपने क्या याद किया है और क्या लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिप्लोमेसी इन इंटरनेशनल रिलेशन, राइट इन डिटेल। डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं सिफारतकारी, बैन अवी ताल्लुकात में सिफारतकारी की क्या अहमियत है उसका तफसील से उसको बयान करें। ये डिप्लोमेसी भी आपके सिफारतकारी भी इंटरनेशनल रिलेशन यानी जंग के बाद, दूसरी जंग अजीम के बाद से ये स्टार्ट हुई है। इसकी क्या अहमियत है दो ममालिक में या मुख्तलिफ ममालिक के साथ, आपके मुल्क का दूसरे के साथ किस तरह रब्ता होना चाहिए, किस तरह की ताल्लुकात होनी चाहिए, ये आपने इसमें पूरा बताना है, उसकी क्या अहमियत है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिफाइन फॉरेन पॉलिसी एंड एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। खारजा पॉलिसी की तारीफ कीजिए और उसके खारजा पॉलिसी के जो महरक़ात हैं वो तफसील से बयान कीजिए। ये भी आपका टॉपिक है, चैप्टर आपके बुक में पूरा चैप्टर है ये फॉरेन पॉलिसी वाला। उसके डिटर्मिनेंट्स यानी उसके महरक़ात भी आपने याद करने हैं, पूरा फॉरेन पॉलिसी याद करना है, उसकी अहमियत, उसके जो भी खसूसियात हैं व्हाटएवर, वो पूरा टॉपिक याद करना है। इसमें वही लिखना है, डिफ़ाइन पहले करना है, उसकी तारीफ़ लिखनी है, उसका मफ़हूम लिखना है कि क्या होता है, क्यों होता है फॉरेन पॉलिसी, फिर उसकी अहमियत लिखनी है, उसकी खसूसियात लिखनी है, फिर उसके महरक़ात लिखने हैं। शायद किसी के पास महरक़ात कोई हेडिंग के साथ ना हो लेकिन खसूसियात होंगी, तो खसूसियात भी महरक़ात में ही आती हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स और करेक्टरिस्टिक्स दोनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट आ जाता है डिस्कस द रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट का पूरा किरदार बताना, यूनाइटेड स्टेट क्या होता है, उसके मुख्तलिफ उसके जो ब्रांचेस हैं वो क्या हैं, उसमें कौन कौन से मुख्तलिफ सब ब्रांचेस जो हैं वो क्या क्या काम करती हैं, वो सब आपने इसमें बताना है। तो यूनाइटेड स्टेट का पूरा टॉपिक याद कीजिएगा, हर साल ये सवाल आता ही आता है लाजमी। और नेक्स्ट आ जाते हैं डिफाइन इम्पेरियलिज्म, डिस्कस द पॉलिटिकल सोशो इकोनॉमिक कॉज ऑफ द मॉडर्न इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म को कहते हैं साम्राज्यत। साम्राज्यत की तारीफ कीजिए और जदीद साम्राज्यत के इक़्तिसादी, सियासी और समाजी महरक़ात का जायज़ा लीजिए। ये भी साम्राज्यत इम्पेरियलिज्म आपके बुक में पूरा टॉपिक होगा, उसको जब पूरा पढ़ेंगे तो उसके सियासी, समाजी और सारे जो उसके डिटर्मिनेंट्स एलिमेंट्स हैं वो सारे आपको उसमें मिल जाएंगे। माना इस हेडिंग के साथ ना मिले, लेकिन जब पूरा पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, पैराग्राफ वाइज होगा या पूरे पेज में लिखा होगा टॉपिक, तो उसमें से आप खुद ये देखें कि कौन से समाजी महरक़ात हैं, कौन से सियासी हैं, इस तरह से आप उसको खुद मार्क कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, एक एक दो दो लाइन होगी इसके बारे में या एक एक पैराग्राफ होगा, तो उसको आप इस तरह की हेडिंग लिखें ऊपर। जब नीचे सोशलिज्म की बात हो रही है कि सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका इम्पेरियलिज्म का, तो वहाँ पे सोशल
आपने इसका हेडिंग डाल देनी है सोशल कॉज ऑफ मॉडर्न इम्पेरियलिज्म। जहाँ पे आपको पॉलिटिकल समझ में आ रहा है कि पॉलिटिकल की बात हो रही है, वहाँ पे आप पॉलिटिकल लिख सकते हैं। जहाँ पे माशी इकोनॉमिकल सिचुएशन की बात हो रही है, वहाँ पे आप इकोनॉमिक्स लिख सकते हैं। तो ये खुद आप हेडिंग्स बना सकते हैं, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिफाइन नेशनल पावर। डिफाइन नेशनल पावर एंड डिस्कस द टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। ये भी नेशनल पावर आपका एक अदद टॉपिक होगा आपके सब्जेक्ट चैप्टर में। कौमी ताकत की तारीफ कीजिए और कौमी ताकत से एक सेकेंड, कौमी ताकत से मुजस्सम और गैर मुजस्सम अनासर पर बहस कीजिए। अब गैर मुजस्सम और गैर मुजस्सम शायद आपको ना मिले ये वर्ड, लेकिन इससे मिलता जुलता वर्ड शायद आपकी बुक में होगा। ठीक है, तो इसका गूगल कर लीजिएगा, इससे मिलता जुलता वर्ड क्या है। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एलिमेंट्स मतलब कि कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेशनल पावर यानी कौमी ताकत में एक तरह से उसको इसके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है। यानी एक तरह से उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की ही बात हो रही है कि वो किस तरह से फायदेमंद होता है नेशनल पावर और किस तरह से हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो ये थोड़े से लफ्ज़ों की हेर फेर होती है। तो बैचलर्स लेवल में ऐसे मुश्किल वर्ड आएंगे आपके हर पेपर में, हर सब्जेक्ट में आएंगे। आपको मुश्किल पेपर मुश्किल बनाने के लिए दिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आपको अगर कोई भी वर्ड समझ नहीं आए तो उसको गूगल कर लें, उससे मिलता जुलता उसका सिनोनियम ढूंढें, उससे मिलते जुलते वर्ड आसान उर्दू में ढूंढें या आसान इंग्लिश में ढूंढें और अपने पास वहाँ बुक में ऊपर छोटा सा लिख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि अच्छा ये बात हो रही है, इसमें ये वर्ड यूज़ हो रहा है। ठीक है, फिर चाहे तो आप आसान वाला वर्ड यूज़ करें, चाहे तो मुश्किल वाला वर्ड यूज़ करें, वो आपके ऊपर है। लेकिन बैचलर्स लेवल में मुश्किल वर्ड यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे, क्योंकि अब आप क्लास 1 के बच्चे नहीं हैं, अब आप बड़े बच्चे हो गए, क्लास 13-14 के बच्चे हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाता है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ जियो पॉलिटिक्स इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा सॉरी डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ जियो पॉलिटिक्स। अब ये जियो पॉलिटिक्स का एक टॉपिक आपको होगा आपकी बुक में, लेकिन इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा लिखा हुआ नहीं होगा। तो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा यही है कि कोल्ड वॉर से पहले की जो जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन थी कि दुनिया के कौन से ममालिक किसके साथ कैसे रवाबित थे और क्या थी, क्या खलिश थी, क्या उनके आपस में लड़ाई थी या नहीं थी, इस तरह से वो पूछ रहे हैं कि ये इसमें पूरी दुनिया का जियो पॉलिटिक्स मतलब पूरी दुनिया का ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है उर्दू में भी बता देती हूँ कामयाब। सर्द जंग के बाद मईशती जोग्राफिया की अहमियत पर बहस कीजिए। ठीक है, ये भी आपके बुक में मईशती जोग्राफिया के नाम से टॉपिक होगा, लाजमी होगा। नेक्स्ट आ जाता है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म ऑन फॉरेन पॉलिसी analyze US-Pakistan relations in the context of war on terror in international relations। ये है आपका टेररिज्म, दहशतगर्दी के हवाले से टॉपिक है। रियासत एक सेकंड कहाँ गया, रियासतों की खारजा पॉलिसी पर दहशतगर्दी के असरात पर बहस कीजिए। आलमी सियासत में दहशतगर्दी के तनाजुर में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात का जायज़ा लीजिए। ये दहशतगर्दी टेररिज्म वाला टॉपिक होगा, उसमें अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप पे भी बात होगी, लाजमी आपकी बुक में होगा ही होगा। ठीक है, कोई सी भी बुक है, अगर ये आजम चौधरी की है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी आपके पास फिलहाल बुक है, क्योंकि अब एंड टाइम पे आप बुक तो चेंज नहीं कर सकते, तो जो है वो देख लीजिए उसमें से, या फिर आप गूगल कर लीजिए, गूगल में इनके सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं आराम से। बस उसको आपने निकालना है, नोट खुद बनाने हैं, उसमें आंसर्स खुद तलाश करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राइट एन ऐसे ऑन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को कहते हैं आलमगीरियत पर एक मजमून लिखिए। ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शुरू हुई है। ग्लोबलाइजेशन के मुख्तलिफ ममालिक तोड़ के छोटे छोटे मुल्क बना दिए गए, इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, फिर ताकि वो छोटे छोटे मुल्क अपने छोटे छोटे हुकूमतें उसको चला सकें, ताकि बड़ा मुल्क होता है तो उसको चलाना मुश्किल हो जाता है। एक मुल्क के एक कोने में एक हुक्मरान वहाँ पे तो देख सकता है, दूसरे कोने में नहीं देख सकता। जिस तरह पाकिस्तान के साथ हुआ, पाकिस्तान इस तरफ था और बांग्लादेश जो हमारा मशरकी पाकिस्तान था वो दूसरी तरफ था, बीच में एक पूरा मुल्क इंडिया आया हुआ था। तो एक मुल्क एक वक्त में एक तरफ ही देख सकता है, दूसरी तरफ देखना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, या उसके इंतज़ाम संभालने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गई कि मुल्क तोड़ के छोटे छोटे कर दिए गए। ये भी किसी वजह से किए गए, इसकी पूरा टॉपिक है, इसको पढ़ लीजिएगा, आपको बात समझ आ जाएगी।
Last but not the least, discuss the strategic importance of Pakistan. पाकिस्तान की तजु तज तज़वीराती अहमियत का जायज़ा लीजिए। सॉरी, मेरी उर्दू अच्छी नहीं है, मैंने कभी ये सब्जेक्ट उर्दू में नहीं पढ़े, बल्कि कोई से भी सब्जेक्ट मैंने उर्दू में नहीं पढ़े, मैंने सब इंग्लिश में पढ़े, इसलिए माजरत। ये जोग्राफ़ी जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इस दुनिया के मैप में, ये बताना है आपने। ये भी आपके बुक में होगा, नहीं होगा तो आप गूगल कर लीजिएगा, नेट पे सब कुछ मिल जाता है, अवेलेबल है। एआई से हेल्प मत लीजिएगा, चैट जीपीटी के आंसर सही नहीं होते, इसलिए प्लीज़ डोंट फॉलो चैट जीपीटी। ये मैं आपको खुद बता रही हूँ, चैट जीपीटी पे नीचे लिखा हुआ भी है कि इसके जो आंसर्स हैं वो पूरे करेक्ट नहीं होते, तो गूगल कर लें। इससे अच्छा गूगल में मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे, फिर वहाँ से आपको जो आसान लगे, जो आपको समझ में आए, वो चीज़ आप अपने पास नोट डाउन कर लें, उसके नोट्स खुद बनाएं, आंसर्स खुद बनाने आने चाहिए। तो ये था आपका छोटा सा गेस पेपर। छोटा तो नहीं है, मेरे ख्याल से 12-13 ही सवाल है, तो ये सारे करके जाइएगा। अब इसमें से कुछ छोड़ के जाएंगे, उसके बाद फिर पेपर में अगर वो आ गया और आपको नहीं आता हो तो फिर देख लीजिएगा, फिर मुझे आके नहीं कहिएगा मिस हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। मैंने बहुत चुन के पूरी बुक में से इतने कम सवाल दिए हैं ताकि आप ये पूरे याद करके जाएं, इनमें से कुछ ना कुछ तो लाजमी आएगा, और इंशाल्लाह आपको पेपर में अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो जब ये 12-13 करके जाएंगे तो इंशाल्लाह इसमें से कोई ना कोई 5 सवाल आपके बुक पेपर में आए हुए होंगे और आप वो कंप्लीट कर सकते हैं। बस अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ाइएगा, और याद करते हुए लिख लिख के याद करेंगे तो पेपर में आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।